हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। विदेश नीति के इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग गुट निरपेक्षता के संदर्भ में समझेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास से क्या क्यों हुआ और इसका उद्देश्य क्या था। फिर हम लोग देखेंगे कि दो ध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन से हम लोग अलग कैसे हुए, यानी विसंगति कैसे हुई। फिर देखेंगे एक ध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है। फिर देखेंगे वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन का भविष्य क्या है। तो आइए चर्चा को बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसको देखने के लिए हम लोगों को देखना होगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन पे, यानी हम लोग क्यों इसका गुट निरपेक्षता पे विशेष बल देते हैं। तो मैं आप लोगों को विदेश नीति पढ़ाया था और उसमें बताया था कि विदेश नीति के आदर्श वाले सिद्धांत में गुट निरपेक्षता शामिल है और गुट निरपेक्षता एक अपना अलग महत्व रखता है, एक अपना विशेष महत्व रखता है। तो इस विशेष महत्व रखने के कारण इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है या परिस्थितियों के अनुसार से इसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया। जैसे दो ध्रुवीय विश्व था तो उस समय इसकी परिभाषा अलग थी, एक ध्रुवीय विश्व हुआ तो उस समय इसकी परिभाषा बदल गई, वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में भी इसकी परिभाषा बदल गई है। तो इस सभी चीजों को समझ लेना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास एवं उद्देश्य क्या था, क्यों इसको विकसित किया गया। सबसे पहली बात है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बमबारी की गई, वह अभी पूरे दो बार, एक बार नहीं दो बार परमाणु बमबारी किया गया, जो पूरे विश्व के लिए आघातपूर्ण था और एक चौंकाने वाला था, क्योंकि परमाणु बम की विभीषिका पूरे विश्व में कोई नहीं देखा था। किंतु परमाणु बमबारी के बाद क्या हुआ कि एक तरफ अमेरिका तो परमाणु बमबारी किया, लेकिन परमाणु बमबारी के बाद भी उसके पास क्षमा प्रवृत्ति नहीं थी, क्षमा का कोई स्कोप नहीं था। क्षमा मांगना ही भी एक बड़ी बात होती है। अमेरिका को उस समय कहना चाहिए कि हम इसकी विभीषिका को नहीं जानते थे, क्योंकि यह नया नया आविष्कार था, मैं माफी चाहता हूं जापान के लोगों से, लेकिन कोई क्षमा प्रवृत्ति नहीं थी। तो जब कोई क्षमा प्रवृत्ति नहीं थी और उसके बाद क्या हुआ कि जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजयी देश थे उन लोगों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिल गई। यानी सुरक्षा परिषद में क्या था, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी देश अस्थायी सदस्य बनेंगे। अब इससे विश्व के देशों में यह अनुभूति होने लगा कि दरअसल जो सुरक्षा परिषद है वह एक असुरक्षा परिषद है। यानी विश्व के लोगों को सुरक्षा परिषद से ही असुरक्षा महसूस होने लगी, खतरा महसूस होने लगा। तो जब सुरक्षा परिषद से ही विश्व के लोगों को असुरक्षा महसूस होगी तो उसके प्रतिक्रिया में तो कुछ ना कुछ होगा। और उसी समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत का नेतृत्व कर रहे थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका यह दायित्व था कि विश्व के सभी जो कार्यक्रम हुए हैं, जो सभी उलटफेर हुआ है, उस सभी चीजों पर नजर बनाए रखना। और यह उनका दायित्व भी था क्योंकि वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो जब स्वतंत्र भारत के वह पहले प्रधानमंत्री थे तो इन सभी चीजों पर क्या था, उनका दायित्व था कि वह नजर बना के रखें। यह उनका क्या था, कूटनीतिक दायित्व था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं फिर हुआ क्या कि 1949 में, अब देखिए, एक तो सुरक्षा परिषद में ये सभी अस्थायी सदस्य बन गए संयुक्त राष्ट्र के, और उसके बाद अमेरिका सहित क्या किया गया 1949 में कि पश्चिमी यूरोप के देश 11 देश ने मिलकर नाटो को जन्म दे दिया। जो आप लोग अगर करंट न्यूज देख रहे होंगे तो वर्तमान परिस्थिति में भी नाटो एक ऐसी असुरक्षा का कारण बना हुआ है जो पूरे यूरोप के लिए एक खतरा का संकट मंडरा रहा है नाटो के कारण, जो यूक्रेन क्राइसिस के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं।
तो 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप के 11 देशों ने मिलकर नाटो को जन्म दे दिया और आज इसमें कितने देश हैं? 29 देशों का समूह है। यानी जो है वह आज 29 देशों का समूह है और विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सैन्य संगठन है। यानी जो यह संगठन है ना, वह विश्व का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है। अब देखिए, तो जब विश्व का यह सबसे सर्वशक्तिशाली सैन्य संगठन है तो खतरा तो मंडराएगा ही। अब सभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजयी देश और उसके बाद यह हुआ कि यह सभी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य और उसके बाद एक साथ मिलकर नाटो को जन्म देना, ये तो एक चिंता का विषय होगा ना सभी के लिए। तो जब यह चिंता का विषय होगा तो इसके साथ साथ क्या होगा? कुछ इसके प्रतिक्रिया भी होगी। तो इसके प्रतिक्रिया में क्या हुआ कि जब नाटो का गठन हो गया तो इसके पश्चात ज्यादातर देशों ने क्या किया? सैन्य असुरक्षा महसूस किया और उन लोगों ने महसूस किया था अरे यार हम तो खतरा में हैं, ये नाटो वाला कब वार कर देगा पता नहीं है। क्योंकि नाटो का आर्टिकल संख्या 5 कहता है कि अगर नाटो के एक देश पर आक्रमण हुआ तो हम सभी एक साथ मिलकर मरेंगे। अब इससे एक और सैन्य सुरक्षा की चिंता बढ़ने लगी लोगों में। तो क्या हुआ? इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी नाटो का जो गठन हुआ था, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ कि सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के 7 साम्यवादी देश, यानी डेमोक्रेटिक अलग हो गए, सोशलिस्ट अलग हो गए। तो जो साम्यवादी या समाजवादी जो देश थे वह क्या किए? मिलकर 1955 में वर्साई की संधि कर लिए। किंतु इस संधि का ज्ञापन 1953 में ही तैयार हुआ था। यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप पूछेगा कि वर्साई की संधि का ज्ञापन कब तैयार हुआ था तो 1953 मारिएगा। तो क्या हुआ? अब वर्साई की संधि हो गई और विश्व क्या हुआ? दो ध्रुवीय विश्व हो गया। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में तो दूसरे तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में। तो एक तरफ अमेरिका खड़ा है, दूसरी तरफ सोवियत संघ खड़ा है और बाकी सभी विश्व के देश देखते रहे थे भाई हम किसके तरफ जाए, हम सोवियत संघ की तरफ झुके या अमेरिका की तरफ झुके। तो नाटो और वर्साई के संधि के पश्चात दो ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ, जिसमें अमेरिका क्या कर रहा था? पूंजीवादी और सैन्य शक्तियों का नेतृत्व कर रहा था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था। जो सोशलिस्ट कंट्री थे उन सभी का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। अब देखिए, तो क्या किया गया कि इन्हें पहली दुनिया और दूसरी दुनिया से संबोधित किया गया, फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड। इसी अवधि में 1954 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने गुट निरपेक्ष शब्द की अवधारणा दी। यानी जो एक गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइनमेंट जो शब्द है ना, इसे नेहरू ने दिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और हमारे लिए गर्व की बात है कि नॉन अलाइनमेंट जैसा शब्द भारत के प्रथम प्रधानमंत्री दिए। तो अवधारणात्मक विकास किया गया, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो ने संस्थापक देशों के रूप में भूमिका निभाई। अब देखिए, उस समय इन सभी देशों को, शक्तिशाली देशों को हटा दिया जाए तो इन सभी के बाद जो शक्तिशाली देश थे उसमें भारत का नाम था, मिस्र का नाम था और यूगोस्लाविया का नाम था। अब सारा विश्व अमेरिका की तरफ देख रहा है, ब्रिटेन की तरफ देख रहा है कि भाई विश्व में हो क्या रहा है। कोई सोवियत संघ की तरफ देख रहा है तो कोई अमेरिका की तरफ देख रहा है। इधर भारत के प्रधानमंत्री देख रहे हैं, उधर यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति देख रहे हैं, मिस्र के राष्ट्रपति देख रहे हैं, इन सभी लोग देख रहे हैं। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने सोच के विचार के एक ऐसा अलाइनमेंट बनाया जिसे नॉन अलाइनमेंट का नाम दिया गया, नहीं गुट निरपेक्षता का नाम दिया गया। अब क्या हुआ कि गुट निरपेक्ष शब्द को जब नेहरू ने दे दिया तो नेहरू विश्व परिदृश्य में अग्रणी नेता के रूप में उभरने लगे। नेहरू ने ही गुट निरपेक्षता की शब्दावली, अवधारणा और उद्देश्य स्पष्ट किए। अब मिस्र के राष्ट्रपति बोले कि आप बताइए, हम लोग अलाइनमेंट तो है, नॉन अलाइनमेंट कैसे हुआ, एक गुट निरपेक्ष कैसे हुआ, हम लोग आखिर तो एक गुट बना ही रहे हैं ना। तो नेहरू ने बोला कि नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता भी एक गुट है। देखिएगा, गुट निरपेक्षता भी एक गुट है जिसका उद्देश्य
उन गुटों का विरोध करना है जो महाशक्तियों को के चारों ओर बन रहा है। यानी गुट निरपेक्षता भी एक गुट है, लेकिन इसका उद्देश्य होगा उन गुटों का विरोध करना जो महाशक्ति यानी सुपर पावर के चारों ओर बन रहा है। देखिए, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि महाशक्तियों से समान दूरी बनाए रखना है। अब जब महान शक्तियों से समान दूरी बनाए रखा जाएगा तो क्या होगा? एक विश्व परिप्रेक्ष्य में एक अग्रणी नेता के रूप में ही तो आप उभरेंगे। एक बात समझिए, विश्व के एक नव स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री दो महाशक्तियों के विरुद्ध खड़ा है। भले ही वो गुट निरपेक्षता के ही कारण हो, लेकिन यह एक बड़ी बात होती है ना। यह कहना भी एक बड़ा बात होता है कि हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे, हम क्या हैं? गुट निरपेक्ष है, हम स्वतंत्र हैं, ना हम आपके तरफ जाएंगे और ना हम इनके तरफ जाएंगे। यह भी एक बड़ी बात होती है। जैसे मान लीजिए कि माता पिता अगर परिवार में हो और बच्चा थोड़ा विद्रोही हो जाए, कहे कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। जैसे मम्मी और पापा में कभी झगड़ा हुआ और बच्चा वहां पे आके बोला कि मम्मी पापा ये क्या कर रहे हैं आप लोग, अगर आप लोग से नहीं हो रहा है तो हमें छोड़ दीजिए, तो उसे विद्रोही बच्चे के नाम से जाना जाता है। तो वह भी एक बड़ी बात होती है ना। उसी प्रकार से समझिए, एक परिवार का मतलब विश्व को एक परिवार मान लिया जाए तो दो महाशक्ति दो तरफ खड़े हैं। जैसे एक परिवार में कौन कौन महाशक्ति होता है? एक पिताजी महाशक्ति के रूप में होते हैं, एक माता महाशक्ति के रूप में होती है। तो दो महाशक्तियों के खिलाफ भी आवाज उठाना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने किया था। तो क्या कहा गया? समझिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या होगा कि हम दोनों महाशक्तियों से क्या होगा? समान दूरी बनाए रखेगा, ना अमेरिका की तरफ झुकेगा और ना ही सोवियत संघ की तरफ उद्देश्य होगा। और ऐसे देशों को क्या किया गया? तीसरे दुनिया से संबोधित किया गया। यानी जो ये सभी देश होंगे इनको क्या किया गया? तीसरी दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका के नेतृत्व में, सेकेंड वर्ल्ड सोवियत संघ के नेतृत्व में, और थर्ड वर्ल्ड गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट देशों को क्या कहा गया? थर्ड वर्ल्ड कहा गया, तीसरी दुनिया से संबोधित किया गया। तो ये तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कैसे बना, इसका विकास कैसे हुआ, इसका उद्देश्य कैसे हुआ, इन सभी चीजों को समझ लिया हम लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग अलग कैसे हो गए। देखिए, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकेंड नंबर पॉइंट, दो ध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन तथा विसंगति। अब दो ध्रुवीय विश्व में दोनों महाशक्तियों से समान दूरी बनाए रखना एक आदर्श का पक्ष रहा, और इस प्रकार यथार्थ में तीसरी दुनिया के देश सोवियत अथवा अमेरिका की ओर वैचारिक और सैन्य दृष्टिकोण से जुड़ते गए। अब यहां से समझिए, परिवार में मान लीजिए कि दो महाशक्ति हैं। वो ये दो महाशक्ति कौन कौन होते हैं? एक पिताजी होते हैं और एक माताजी होती है। तो यह दोनों महाशक्तियां हैं। बच्चे से अगर पूछा जाए, मम्मी आप पिताजी पूछे कि आप हम कितना हमसे प्रेम करते हैं, तो मम्मी और पिताजी के सामने बच्चा यही बोलेगा कि हम आप दोनों को समान रूप से प्रेम करते हैं। लेकिन असलियत यह नहीं है ना। असलियत यह है कि बच्चा एक ना एक तरफ झुका ही होगा, या वो माताजी की तरफ झुका हो या पिताजी की तरफ झुका। इसी प्रकार मान लीजिए कि विश्व के दो महाशक्ति हैं, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ सोवियत संघ है। तो दोनों तरफ से समान दूरी बनाए रखना एक तो यह आदर्श का ही पक्ष रहेगा। इसको यथार्थ में उतारना बहुत बड़ी मुश्किल की चीज थी। तो क्या हुआ? गुट निरपेक्ष देश मतलब गुट निरपेक्ष देश भी क्या किए? या तो अमेरिका की तरफ झुकते गए और नहीं तो सोवियत संघ की तरफ झुकते गए। और भारत भी दो ध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश होने के बाद भी समान दूरी बनाए रखने में विफल रहा। जो कूटनीतिक पक्ष है, भारत भी सफल नहीं रहा। जो भारत के प्रधानमंत्री गुट निरपेक्ष शब्द दिए, संस्थापक देश थे, उन्होंने भी क्या किया? गुट निरपेक्ष आंदोलन से समान दूरी बनाए रखने में सफल नहीं हुए। उनके लिए भी एक क्या रहा? एक आदर्श का ही पक्ष रहा। अब देखिए, दो ध्रुवीय विश्व में 1961 में ही यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 25 देशों ने औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसमें भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया अग्रणी देश थे। यानी 1961 में क्या किया गया?
इन लोगों ने क्या किया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया ऑफिशियल रूप से, औपचारिक रूप से। ये तो 1953-54 से ही शुरू था, लेकिन इसको औपचारिकता कब मिली? 1961 में। अब देखिए 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक औपचारिक आंदोलन के रूप में घोषित कर दिया गया है, यानी गुटनिरपेक्ष देशों का एक समूह बना दिया गया औपचारिक रूप से। किंतु 1962 में आप लोगों को पता होगा कि भारत चीन युद्ध हुआ था, और भारत चीन युद्ध में भारत ने गुटनिरपेक्षता के आदर्शों से हटकर यथार्थ की ओर पहल किया और अमेरिका से मध्यस्थता की मांग की। भारत ने उस समय सोवियत से ऐसी मांग नहीं की, क्योंकि सोवियत भी साम्यवादी देश था जो संभवतः चीन के विरुद्ध भारत के लिए पहल नहीं करता। अब देखिए 1962 का भारत चीन युद्ध, उसमें क्या था? भारत नौ स्वतंत्र था, नया नया स्वतंत्र हुआ था, संसाधन था नहीं। दूसरे तरफ चीन एक बहुत सारी संसाधनों से युक्त देश था। अब समझिएगा, एक संसाधन पूर्ण देश से एक बिना संसाधन वाला देश लड़े तो यह एक कितनी बड़ी बात होती है। फिर भी हम लोगों ने युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में हम लोगों की हार हुई, इसे स्वीकार करने में कोई चीज की बात नहीं है, बड़ी बात नहीं। तो भारत क्या किया कि नॉन अलाइनमेंट से अलग हटके अमेरिका से मध्यस्थता मांगी, लेकिन अमेरिका क्या किया कि मध्यस्थता करने में विलंब कर दिया, देरी कर दी, जिससे हुआ क्या हम लोगों की कि एक तो हम लोग देरी होने से कूटनीतिक यथार्थ भी विफल हो गया और भारत के पराजय का सामना करना पड़ा। जब अमेरिका देरी किया तो भारत को पराजय का सामना करना पड़ा, और पराजय का सामना करने के कारण हम लोग एक तो गुटनिरपेक्षता से अलग भी हुए और कोई फायदा भी नहीं हुआ। अब समझिएगा, सोवियत से हम लोग इसलिए मध्यस्थता नहीं किए थे क्योंकि सोवियत भी क्या है, एक साम्यवादी देश था और चीन भी एक साम्यवादी देश था। तो यह संभव था कि सोवियत संघ चीन के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा था। इस चीज को मानकर हम लोगों ने क्या किया कि सोवियत से मध्यस्थता की मांग नहीं की। अब देखिए 1965 में चीन और अमेरिका के सहयोग से ही भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, यानी पाकिस्तान को चीन और अमेरिका वाले उकसाते हैं। चीन कहता है कि हम तो भारत का कमर तोड़ ही चुके हैं, आप क्या करो कि युद्ध करो और पूरा कश्मीर लेने का मौका है। शायद पाकिस्तान वालों को पता नहीं था कि घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। जब घायल शेर वार करता है ना, तो इस प्रकार से वार करता है कि आपकी कमर को तोड़ के रख देता है। यही हुआ। तो चीन और अमेरिका के समर्थन से पाकिस्तान में युद्ध हुआ। अब पाकिस्तान के समर्थन में कौन था? चीन था और अमेरिका था। वहीं सोवियत ने स्वयं पहल किया और युद्ध विराम के साथ ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत विजय प्राप्त की हुई भूमि ही नहीं, अपने प्रधानमंत्री को भी खोया। कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्री जी को नहीं लेना चाहिए था मध्यस्थता सोवियत। भाई एक चीज बताओ, पानी में रह के मगर से बैर कर सकते हो क्या? एक तरफ एक महाशक्ति सोवियत संघ है, दूसरे तरफ अमेरिका और चीन है, और अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के समर्थन में है और वो इसलिए समर्थन करने नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान की हार हुई थी 1965 के युद्ध में, लेकिन वो समर्थन करने इसलिए नहीं आ रहे थे कि सोवियत संघ भारत के पक्ष में वैचारिक रूप से खड़ा था। अगर हम सोवियत संघ से भी मध्यस्थता नहीं लेते तो क्या होता? अमेरिका और चीन वाले तुरंत पाकिस्तान के समर्थन में आए थे, और युद्ध का परिदृश्य बदलने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत कम समय लगता है। तो हम लोग 1965 में भी इसलिए ही जीते थे, और अमेरिका और चीन को हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान का समर्थन करने की या पाकिस्तान के समर्थन में अपना सेना भेजने की, क्योंकि रूस हम लोग के यानी सोवियत संघ क्या था, हम लोग के साथ था। तो क्या हुआ, ताशकंद का समझौता हुआ, और उसमें हम लोगों ने तो कहा जाता है कि लाहौर तो जीत लिया था, लेकिन ताशकंद के समझौते के कारण हम लोगों ने क्या किया, एक तो विजय प्राप्त की हुई जो हम लोग की भूमि थी, हम लोगों ने विजय प्राप्त की हुई भूमि तो खोई ही, साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेतृत्व को हम लोगों ने खोया,
नेता को खोया जो भारत के एक ईमानदार प्रधानमंत्रियों के रूप में गिने जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप को भी खोया और फिर जमीन को भी खोया। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि सोवियत कूटनीति में भारत के क्षतिपूर्ति के लिए अवसर की तलाश होने लगी। सोवियत संघ को यह लग गया जब भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई ताशकंद में ही, तो सोवियत संघ को यह लग गया कि हमारे कारण भारत के एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है, भारत को एक बहुत बड़ा क्षति हुआ है। अब इसके क्षतिपूर्ति के लिए क्या किया गया, वक्त का तलाश करने लगा गया, यानी अवसर ढूंढने लगा गया सोवियत कूटनीति में। सोवियत संघ अवसर की तलाश में जुट गया कि कब ऐसा अवसर मिले कि हम भारत का जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसका भरपाई कर सके। तो इस क्षतिपूर्ति के भरपाई के लिए क्या हुआ कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका परमाणु चेतावनी के विरुद्ध भी सोवियत संघ भारत के समर्थन में आया। अब 1971 का जो युद्ध था, बांग्लादेश से लगभग 80,000 के आसपास माइग्रेंट रोज भारत में आ रहे थे। अब भारतीय सेना तो वैसी सेना है नहीं कि सबको मार देगी, और जो मरने के लिए तैयार है वही आ रहा है, उसको हम लोग कैसे मार सकते। दूसरी बात है कि हम लोगों को वह युद्ध लड़ना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक तो इतना अत्याचार कर रहा था, इतना अत्याचार कर रहा था पूर्वी, उस समय तो दोनों पाकिस्तान थे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान पे इस प्रकार अत्याचार कर रहे थे कि अगर मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा दूं तो यह वीडियो आप लोगों के सामने नहीं जा पाएगी, इतना अत्याचार किया। अब समझिए इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है कि बाप के सामने बेटी की रेप की जाए और बाप को भी कहा जाए कि तू भी रेप कर। इससे घटिया कुछ हो सकता है क्या? इससे घटिया आप सोच सकते हैं? नहीं। सबसे घटिया का जो स्तर था ना, निम्न स्तर था, उस स्तर को पाकिस्तान ने छुआ था। तो जो हमारी पड़ोसी में ऐसा हो रहा हो, पड़ोस में ऐसा हो रहा हो, और वह भी वैसा पड़ोस जो कल हमारा ही भाग था, तो आप कैसे बर्दाश्त कर सकते? और इंदिरा गांधी की एक सफल कूटनीति थी, सफल नेतृत्व था। तो 1971 का क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। उस समय अमेरिका कहा कि नहीं, आप अगर युद्ध का घोषणा, मतलब युद्ध विराम का घोषणा कीजिए, नहीं तो हम परमाणु बम गिराएंगे आपके ऊपर। तो उसके खिलाफ उतर गया सोवियत संघ और कहा कि अगर भारत के खिलाफ कोई आक्रमण होगा तो उसे सोवियत संघ पर माना जाएगा। और सोवियत संघ ने अमेरिका के 7वें बेड़े के खिलाफ अपना 40वां बेड़ा भेज दिया और उसे बंगाल के खाड़ी में खड़ा कर दिया, यानी हिंद महासागर में खड़ा कर दिया। इस तरफ अमेरिका का 7वां बेड़ा खड़ा है, ब्रिटेन का हीगल खड़ा है, और इस तरफ 40वां बेड़ा खड़ा है भारत के सहयोग करने के लिए सोवियत संघ का। अमेरिका के 7वें बेड़े से रिप्लाई आया 40वें बेड़े को कि हम परमाणु बम से लैस हैं। तो सोवियत संघ के 40वें बेड़े ने भी जवाब दिया कि हम भी जब चले थे ना तो इतना लाद के चले थे कि कोई तय नहीं है, गिनती नहीं किया, आ जाना फरिया लेंगे। अब देखिए, एक तरफ इधर परमाणु बम, एक तरफ इधर परमाणु बम, तो किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि लड़े। और सोवियत सेना आज नहीं, जब से सोवियत संघ का गठन हुआ तब से लेकर आज भी रूस का सेना विश्व का सबसे मजबूत सेना है, सबसे शक्तिशाली सेना है। अमेरिका से मजबूत सेना अगर कहीं का है तो सोवियत संघ का सेना है। तो अमेरिका को हिम्मत हुई नहीं, और हम लोग क्या किए, 1971 का युद्ध जीते। यह भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, और तत्पश्चात दो ध्रुवीय विश्व में भारत सर्वदा सोवियत संघ के निकट रहा, जिसमें कूटनीतिक, सैन्य, तकनीकी, व्यापारिक और सांस्कृतिक समझौता हुआ। यानी हम लोग उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे सहयोग में उतर गया सोवियत संघ, तो उसके बाद से हम लोगों ने कंटिन्यू सोवियत संघ के साथ ही खड़े रहे। और आज भी भारत की निकटता रूस से है, और जिस तरह सोवियत संघ पहले मित्रता निभाया था उस तरह आज भी सोवियत संघ मित्रता निभाता है, और हम लोग उसी मित्रता के कारण इतने सारे सांस्कृतिक समझौता किए, जो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी
महत्वपूर्ण है। तो हम लोग समझ लिए 1971 के युद्ध पे हम एक विशेष वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए, जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट को लेके आएंगे। ये भी गुट निरपेक्षता समझ रहे हैं तो बस इसको यहाँ पे इतना ही समझा जाए। किंतु 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व का विकास हुआ। भारत सोवियत के निकट होने के कारण अलग थलग पड़ गया। पूरब की ओर देखो नीति भी विफल रही, क्योंकि भारत पर सोवियत मित्रता की पहचान लगी हुई थी, अतः अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत से अलग रहना चाहते थे। अब क्या हुआ कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो भारत अकेला पड़ गया। अब आप लोग बोलिएगा कि सोवियत संघ का हम लोग सहयोग क्यों नहीं लिए, रूस का सहयोग क्यों नहीं लिए। अरे भाई, जब आप एक मित्र के घर में आग लगा हो तो हम लोग उस मित्र से ये थोड़ी कहेंगे कि 2 केजी चावल भेज दो या $2 रुपया भेज दो, हमको जरूरत है। ये चीज तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि मित्र बोलेगा कि कितना निर्लज व्यक्ति है भाई ये, कि हमारे घर में आग लगा हुआ है और इसको चावल की पड़ी हुई है। तो हम लोग तो निर्दयता है नहीं, पाकिस्तान तो हम लोग है नहीं कि सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस युद्ध के मुहाने पे खड़ा है और कटोरा लेके पहुंच गए थे इमरान खान भीख मांगने के लिए। तो हम लोग एक देश थोड़ी है ये कहीं भीख मांगे, कटोरा लेकर भीख मांगने चल जाएंगे पाकिस्तान की तरफ। हम लोग एक गौरवशाली देश हैं, अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने आखिरकार विश्व से अलग थलग पड़ गया भारत। लेकिन कभी कभार जब आप अकेले पड़ जाते हैं ना, तो आप एक ऐसा शक्ति का विकास कर लेते हैं ना कि आपके जितना शक्तिशाली कोई होता ही नहीं। उसी प्रकार हुआ भारत के साथ। देखिए, फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में 1991 से 2001 तक भारत अलग थलग रहने के बावजूद भी सूचना क्रांति की ओर आगे बढ़ा। मिसाइल कार्यक्रम विकसित किए गए, दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। इस प्रकार भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को कठिन परिस्थितियों में भी प्राथमिकता दी। अब भारत क्या किया कि अलग तो पड़ा, उदारीकरण किया, सूचना क्रांति की ओर आगे बढ़ा। आज भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है और आईटी के सेक्टर में भारत विश्व का नंबर 1 देश है। आईटी सेक्टर में भारत विश्व का नंबर 1 देश है, एक चीज याद रखिएगा। तो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, परमाणु कार्यक्रम चलाया, मिसाइल कार्यक्रम चलाया। इस कठिन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया। जब हम लोगों ने सेकंड परमाणु प्रशिक्षण किया था तो अमेरिका कहा था कि भारत को हम कभी परमाणु प्रशिक्षण होने के दर्जा नहीं देंगे। उस समय नेतृत्व कर रहे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा था कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है, जो मेरे पास है वो है और वो रहेगा। आ जाना युद्ध के मैदान में बताएंगे हम। और आप लोग उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो एक साथ 2 महापुरुषों को साथ में देखा है। एक तरफ आपको हमारे एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरे तरफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए देखते हैं, उस समय 2-3 प्रधानमंत्रियों ने अहम भूमिका निभाई भारत को मजबूत करने के लिए। एक तो नरसिम्हा राव, दूसरे में अटल बिहारी वाजपेयी। ये 2 महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे, एक ध्रुवीय विश्व में भारत की शक्ति को बढ़ाने वाले, एक इकोनॉमिक शक्ति को बढ़ाए, दूसरे परमाणु शक्ति को बढ़ाए। यानी दोनों ने अपना अपना योगदान दिया एक ध्रुवीय विश्व में भारत को मजबूत करने के लिए। अब देखिए कि वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन का भविष्य क्या है। आप लोग कहिएगा कि बहुध्रुवीय विश्व हुआ कैसे, आज भी तो अमेरिका शक्तिशाली है। इसका जवाब सुनिए। जब 9/11 का हमला अमेरिका पर होता है, 9/11 को आपको पता होगा कि अभूतपूर्व आतंकी हमला हुआ था अमेरिका पर। इसके पश्चात एक ध्रुवीय विश्व का समीकरण तेजी से बदलने लगा। अमेरिका ने भी भारत की आवश्यकता महसूस की, रणनीतिक एवं गुप्तचरी कारणों से आवश्यक समझा। अब क्या है कि हम लोग पहले कह रहे थे कि भाई आतंकवादी हमला हो रहा है, नो नो नो, अमेरिका कह रहा है कि नहीं नहीं, ये आपका विषय है, आप समझिए। भारत भी उस समय जब वहां पे आतंकवादी हमला हुआ था ना, तो मन ही मन मुस्कुरा रहा होगा कि
अब आपने पे पढ़ी तो समझ में आ गया कि आतंकवादी है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। जब हम कह रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था। तो अमेरिका क्या किया? अमेरिका भारत के तरफ झुका। क्यों? गुट मतलब क्यों झुका? एक तो गुप्तचरी कारणों से और दूसरा रणनीतिक कारणों से। आप समझिएगा कि अमेरिका में इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो हिंदी चलती और कुछ और भाषाएं चलती। तो अगर सपोर्ट मान लीजिए कि हमको आपके घर की गुप्तचरी करवाना हो तो आपके पड़ोसी की आवश्यकता तो पड़ेगी। वही हुआ। तो अमेरिका क्या किया? भारत की तरफ झुकने लगा। इस प्रकार एक ध्रुवीय विश्व बहुध्रुवीय विश्व की ओर आगे बढ़ने लगा। अब जब आतंकवादी हमला हो गया अमेरिका जैसे देश पे जो विश्व का सबसे शक्तिशाली है, तो उसकी छवि तो खराब होगी। आज तो ईरान उसको टक्कर दे देता है। तो क्या हुआ कि बहुध्रुवीय विश्व बना और इसके कारण क्षेत्रीय महाशक्तियों का विकास हुआ, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत, ईरान, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका तथा ब्राजील जैसे देश क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरे। यानी अब एक ध्रुवीय विश्व नहीं रहा, एक महाशक्ति नहीं रहा, बल्कि कई कई महाशक्ति बन गए। अब आप दक्षिण अमेरिका में देखिएगा तो ब्राजील एक महाशक्ति, एशिया में देखिएगा तो भारत, चीन है, ईरान है, अफ्रीकी कंट्री में देखिएगा तो साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर जापान है। तो बहुत सारे क्या हुए? महाशक्ति बन के उभरने लगे। अब देखिए, तो जब बहुध्रुवीय विश्व हुआ तो हम लोगों ने क्या किया कि एक ध्रुवीय विश्व से बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और बढ़ने लगी, क्योंकि 120 देशों का समूह महाशक्तियों से समान दूरी के विचार का परित्याग कर क्षेत्रीय महाशक्तियों के रूप में उभरने लगे और गुट निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलनों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे शामिल किए गए, जो सभी सदस्य देशों के लिए चुनौती हैं, जिसमें गरीबी, भूखमरी, बाल शोषण, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण विषय वस्तु रहे और चुनौतियों के एकीकरण के कारण भविष्य के लिए भी प्रासंगिक हो गए। अब जो हम लोगों का गुट निरपेक्ष आंदोलन था वह भविष्य के लिए भी बहुत सारा प्रासंगिक हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इसके उद्देश्य को ही बदल दिया, इसको नए तरह से परिभाषित किया और इसे नए तरह से परिभाषित करने के कारण क्या हुआ? इसका भविष्य और आगे बढ़ गया और इसका भविष्य और आगे बढ़ने लगा और विश्व में या भविष्य के लिए भी प्रासंगिक हो गया। तो जब यह विश्व में भविष्य के लिए भी प्रासंगिक होगा तो यह क्या होगा? एक बहुत बड़ी बात होगी। तो एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि पूछ लेगा कि वर्तमान गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन कौन सा एलिमेंट शामिल है, तो खास तौर पे इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे शामिल हैं, जिसमें गरीबी, भूखमरी, बाल शोषण, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण विषय वस्तु रहे, चुनौतियों का एकीकरण भविष्य के लिए भी प्रासंगिक हो गया है। इन सभी चीजों को याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि यह चारों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई इन सभी पॉइंटों से डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम अगले लेक्चर में उन सभी डाउटों को, मतलब उन सभी दिक्कतों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।